हेलो स्टूडेंट्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के बारे में। एल्कीन्स बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसके अलावा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को शो करते हैं। तो वन बाय वन हम इसके 20 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में सारी बातें जानेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बड़े आराम से इस लिस्ट के थ्रू रिएक्शंस को पढ़ सकेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। वैसे तो एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती, लेकिन हाइड्रोजनेशन में थोड़ी सी डिफरेंट मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। आइए देखते हैं। अगर मैं किसी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों H एक एक कार्बन पर जुड़ जाएंगे। दोनों के दोनों H एक एक कार्बन पर जुड़ जाएंगे और हमारे पास एल्कीन से क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी। एल्कीन से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हालांकि इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। पहली बात, ये हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन कहलाता है। हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन है। आप लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती। अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कैटलिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो उन्हें होमोजेनस रिएक्शंस कहते हैं। और अगर एक की फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट हो जाती है ऐसे रिएक्शंस को हेट्रोजीनस रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि हमारे कैटलिस्ट तो सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैसेस हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम हेट्रोजीनस रिएक्शन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, यानी कि दोनों के दोनों H एक की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये कार्बन इन एनी केस कारियल कार्बन हो जाएगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो एडिशन रिएक्शन में लगता है वो यहाँ भी लगेगा। क्या लगेगा? वो रूल ये है, थर्ड पॉइंट डाल के लिख रहा हूँ। अगर आपकी एल्कीन सिस है और आप सिन एडिशन करते हो तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? मीजो। और अगर आपकी एल्कीन ट्रांस है और आप सिन एडिशन करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर। तो इसको हम CSM और TSR रूल कहते हैं। एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूँ। सपोज मेरे पास एल्कीन है ये वाली, यहाँ पे लगा दिया मैंने Me, यहाँ लगा दिया Me, ये H, ये H। अगर मैं इस पर ड्यूटीरियम को ऐड करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल हीटिंग के साथ में, तो ड्यूटीरियम कैसे ऐड होगा? एक यहाँ आ जाएगा और दूसरा ड्यूटीरियम यहाँ आ जाएगा। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा मीजो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ड्यूटीरियम लगेगा, इस कार्बन को आप देखिए, जैसे डबल बॉन्ड टूट के ड्यूटीरियम लगेगा, इस कार्बन की चारों के चारों बॉन्ड्स अलग अलग एटम से जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल से, एक H से, एक कार्बन से और एक ड्यूटीरियम से। तो ये जो कार्बन होगा ये वाला, ये कार्बन कारियल कार्बन होगा जिसमें एक तरफ ड्यूटीरियम है, मिथाइल है, H है, ड्यूटीरियम है, मिथाइल है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये दोनों कैसे कार्बन है? कारियल कार्बन है। और क्योंकि इसके बीच में एक POS आ रहा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो। तो इसलिए मैंने बोला सिस एल्कीन पर जब भी हमारा एडिशन सिन टाइप का होता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? मीजो। इसके ऑपोजिट अगर मैं ट्रांस एल्कीन ले लेता, आपको पता है ट्रांस एल्कीन में दोनों के दोनों Me कहाँ होंगे? ऑपोजिट साइड में। अगर हम ट्रांस एल्कीन को लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन या ड्यूटीरियम का एडिशन करते हैं तो क्या होता है? फिर हमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो उस केस में एक D यहाँ लगाना, एक D यहाँ लगाना, ये H, ये H, ये Me, ये Me, ये कार्बन कारियल, ये कार्बन कारियल। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो इसका मिरर इमेज होगा, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, Me। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों कारियल कार्बन के केस में कोई भी कंपाउंड
POS प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रख रहा। पिछली बार तो आपके सामने ये POS आ रहा था, लेकिन इन दोनों में से किसी के पास POS नहीं है। 50% पहला कंपाउंड और 50% दूसरा कंपाउंड बनता है। जब दो इनएंशियोमर 50-50% होते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ट्रांस एल्कीन के साथ में जब हम ऐड करवाते हैं तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनता है, और सिस एल्कीन के साथ में जब हम ऐड करवाते हैं तो मीजो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इस रिएक्शन का चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन में जब हम निकल यूज करते हैं, इसका नाम है सावेटियर-सेंडेरेस रिएक्शन, सावेटियर-सेंडेरेस रिएक्शन, सावेटियर-सेंडेरेस रिएक्शन। और इस केस में हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम PT या PD में से कोई कैटलिस्ट लेते हैं तो वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही प्रोसीड कर जाती है। इसके अलावा भी एक कैटलिस्ट जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन को प्रोसीड करता है उसका नाम है रेने निकल। तो अगर आप रेने निकल यूज करते हैं तो भी रिएक्शन किस पे हो जाती है? आपकी रूम टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। सेकेंड रिएक्शन है इसकी हाइड्रोहेलोजनेशन। इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ H और दूसरे कार्बन के साथ क्या जोड़ा जाता है? X। आ जाइए, अगर मैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का एडिशन करता हूं, इससे पहले जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का वीडियो डाला है उसमें सारी बातें डिटेल में मैंने बताई हुई है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जोड़ना है जहां H का नंबर कम हो, और पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसको कहां जोड़ना है? जिस कार्बन पर H का नंबर ज्यादा हो। तो जो इसका मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें जो हेलोजन आता है वो बीच में, और हाइड्रोजन जो आता है वो टर्मिनल आता है। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनता है। 2 हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। इफ वी ऐड एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट like HX to an unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent attack on the carbon having lesser number of hydrogen atoms। तो इस reagent का जो नेगेटिव पार्ट है वो इन दोनों में से किस कार्बन पर जोड़ना है जहां H कम है, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो किस कार्बन पर जोड़ना है जिस कार्बन पर H का नंबर ज्यादा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मार्कोनिकोफ रूल। इस रूल का नाम क्या है? मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी एल्कीन में हाइड्रोहेलोजनेशन करवाया जाता है प्रोडक्ट इतना इजी नहीं होता निकालना। हम जानते हैं क्योंकि इन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और फर्स्ट स्टेप में H+ के अटैक करने के बाद में कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। जिन जिन रिएक्शंस में कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले अपने आप को मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली उस मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन के कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अब आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे को अल्कीन दी हुई है ये वाली CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इस पर HX या HBr का एडिशन करता हूं और मुझसे पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, स्पेशली मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फिर हमें इसकी मैकेनिज्म आने चाहिए। हम जानते हैं कि पहले स्टेप में इस एल्कीन पर इस HBr का कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेरे पास आ जाएगा एक कार्बोनियम आयन। मेरे पास आ गया एक कार्बोनियम आयन। अगर यहाँ H लगाता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर इधर होगी तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर H ने अटैक किया, ये रहा H, तो प्लस चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। मैं चाहता तो उल्टा भी कर सकता था, लेकिन हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आते तो H इस कार्बन से लगता तो कार्बोनियम आयन कौन सा बनता? यहाँ पर आता प्लस चार्ज। और अगर यहाँ प्लस चार्ज आएगा उस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी इस वाले कार्बोनियम आयन से क्या होती? कम होती, क्योंकि ये सेकेंडरी और वो प्राइमरी होता। इसलिए पहली बार में उसी को बनाना है जो दोनों में ज्यादा स्टेबल हो। अच्छा, फिर क्या करें? फिर आप ये भी सोचिए क्या ये और ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर ये वाला H 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू यहां मैं शिफ्ट कर दूंगा
तो ये H नेगेटिव और ये CH पॉजिटिव मिलके CH का बॉन्ड बना लेंगे और प्लस चार्ज किस कार्बन पे आ जाएगा, बीच वाले। तो इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और जब ये शिफ्टिंग होती है हमारे पास अब जो कार्बोनिल आयन बनता है वो आपका बेस्ट कार्बोनिल आयन है। ये कौन सा कार्बोनिल आयन है, बेस्ट। इस कार्बोनिल आयन पर जब फर्स्ट स्टेप में हमारा Br नेगेटिव अटैक करेगा, आप जानते हैं क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, CH3 C CH3, इसके साथ Br लगाएंगे, यहाँ H है और ये बन जाएगा आपका CH3। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें Br आएगा टर्शरी कार्बन के ऊपर। जबकि अगर मैं मार्कोनिकोव की स्टेटमेंट पे कोई फॉलो करूं तो डबल बॉन्ड तोड़ के Br कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर। तो जब भी एल्कीन का या स्पेशली अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आप किसी भी HH का एडिशन करवाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव का अटैक करवा के कार्बोनिल आयन बनाएंगे और फिर उस कार्बोनिल आयन को किसी भी तरह मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे और उस मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल आयन पर हैलाइड का या जो भी न्यूक्लियोफाइल आपको दिया हुआ है उसका अटैक करवाकर मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोहैलोजिनेशन में हमारे पास में बहुत सी ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि रीअरेंजमेंट के बाद मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करती हैं। आइए एक दो रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको सबस्ट्रेट दिया ये वाली एल्कीन, मैंने आपको सबस्ट्रेट दी ये वाली एल्कीन। इस एल्कीन पे मुझे कहा गया है कि आपको HBr का या HX का एडिशन करवाना है और मुझे मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, पहले स्टेप में आपने H पॉजिटिव का अटैक करवाना है इसके ऊपर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे H यहाँ जुड़ेगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैंने जब इस CH2 के ऊपर H लगाया तो प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब आपने कार्बोनिल आयन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास साइक्लिक कार्बोनिल आयन है और 5 मेंबर रिंग के पड़ोस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो याद कीजिए क्या बताया था आपको मैंने, रिंग एक्सपेंशन। तो जब भी 5 मेंबर रिंग हो और उसके एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है, 6 मेंबर रिंग में। तो क्या मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक बता रहा हूं, इसको प्लस बोलना है, इसको माइनस बोलना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो इससे आपके पास में एक बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल आयन बनेगा। आइए देखते हैं उसी डिजाइन में अगर हम इसको लिखें कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, कैसे बना। बच्चों ये बॉन्ड तो नया बन गया, देखिए इन दोनों के बीच का बॉन्ड तो नया बन गया और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, जैसे सपोज ये आपका कार्बन है 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो आपने बच्चों 1 और 6 को तो अटैच किया है, ये रहा 1, ये रहा 6, तो इसका नंबर क्या हुआ 2, 3, 4, 5। ये आपका कार्बोनिल आयन बन गया। अब इस कार्बोनिल आयन को मैं चाहे तो ऐसे भी शो कर सकता हूं, और ये जो मिथाइल लगा हुआ था इसके ऊपर 1 के ऊपर, इस मिथाइल को यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, मिथाइल यहाँ आ गया और 2 नंबर कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, मैंने काफी वीडियो जीओसी पे डाले हुए हैं। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, आप सर्च करके उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में भी मैंने इसको ओपन करना बता रखा है। तो जैसे ही फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ ये रहा और सेकंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये अभी बेस्ट बना है क्या कार्बोनिल आयन, नहीं बना, क्योंकि अभी ये सेकेंडरी है। हम चाहें तो इस H को हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू इस कार्बन पर अटैक करवाएंगे तो फिर हमारे पास में और ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल आयन फॉर्म हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू, और हमारा कार्बोनिल आयन बन जाएगा ये वाला। ये H अपने इलेक्ट्रॉन लेके अगर जाएगा तो ये वाला पार्ट तो न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। अब ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पिछले कार्बोनिल आयन में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, काउंट कर लो। पॉजिटिव चार्ज के पड़ोसी को अल्फा बोलते हैं, तो क्या अल्फा कार्बन के हिसाब से इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन थे इसके पास में, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। फिर अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहाँ रहे, ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन आ चुके हैं। इसलिए शिफ्टिंग के बाद
हमारा बेस्ट कार्बोनिक बन चुका है। अब मैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बताना है, अब मैं बिल्कुल आराम से इसके ऊपर कौन अटैक करवाऊंगा, Br नेगेटिव। और जैसे ही Br नेगेटिव अटैक करेगा तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, क्योंकि कार्बोनिक में टर्सी है ना, तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप Br नेगेटिव अटैक करवाते हैं तो इस तरह से जब भी आपको किसी एल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन करना हो, आप समझ जाना पहले स्टेप में कार्बोनिक बनेगा, वो अपने आप को बेस्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर उस बेस्ट कार्बोनिक आयन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के आपको मेजर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। थर्ड रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हमने जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का वीडियो डाला था, उस वीडियो में भी मैंने डिटेल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के मैकेनिज्म डिस्कस की हुई है। याद कीजिए मैंने उसमें हेलोजिनेशन कैसे बताया था। मैंने बोला था जब भी किसी एल्कीन पर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हेलोजन ली जाती है तो एंटी एडिशन होता है और दोनों तरफ एंटी पोजीशन पर हेलोजन अटैच हो जाते हैं। आइए देखते हैं। तो हेलोजिनेशन एक तरह से हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला हेलोजिनेशन, सोलवेंट ले रहा हूं CCl4 या CH2, और दूसरी बार सोलवेंट लूंगा वाटर। तो जब CCl4 सोलवेंट लिया जाता है तो ये एंटी एडिशन किस तरह से होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक के ऊपर Br लग गया, दूसरे के ऊपर भी Br लग गया, लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है। तो एक तरह से विसिनल डाइब्रोमाइड्स, विसिनल का मतलब जब दोनों हेलोजन पड़ोसी कार्बन पर होती हैं उनको विसिनल डाइलाइट्स कहते हैं। तो एंटी फॉर्म में विसिनल डाइलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं वाटर, याद कीजिए उस मैकेनिज्म मैंने बोला था कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH और Br जुड़ते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है आपका, वो प्रोडक्ट आपका ये वाला बनता है। दोनों के दोनों ट्रांस तो हैं, लेकिन इस बार Br नहीं है। जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें OH आता है। हाँ, अगर मैं माइनर प्रोडक्ट की बात करूं तो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास ये कंपाउंड की भी फॉर्मेशन हो जाती है प्लस। इसका रीजन मैंने आपको वहां बता रखा है क्या, कि वाटर भी न्यूक्लियोफाइल हो और Br नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल हो। तो वाटर, क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात ये सोल्वेट कर देता है Br नेगेटिव को, तो इस केस में वाटर डोमिनेट करता है Br की न्यूक्लियोसिटी के ऊपर। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें OH आएगा ट्रांसपोजिशन पर, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा उसमें कौन आएगा, Br आएगा। तो हेलोजिनेशन में हमें ये दो तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। कई बार ये रिएक्शन आपको एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड नाम से दी होगी। कोई अंतर नहीं है दोनों बातों में। चाहे तो मैं हेलोजिनेशन करता हूँ वाटर सोलवेंट में, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, ट्रांसपोजिशन पर OH और Br। और अगर यही रिएक्शन हम हाइपोहेलस एसिड से करते हैं तो भी आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो बिल्कुल सेम मिलता है। कारण कि जब आपने हेलोजिनेशन किया था, सपोज आपने रिएक्शन की थी Br2 और वाटर की, तो एक तरह से ये भी मिलके क्या बनाते थे, HOBr प्लस HBr। तो यहां पर भी एक तरह से आपको ब्रोमीन और OH को जोड़ना था। चाहे मैं डायरेक्ट HOBr का एडिशन करूंगा तब भी मुझे OH और Br को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो चाहे आपकी रिएक्शन हेलोजिनेशन इन वाटर पूछ लिया जाए और चाहे आपको रिएक्शन की जाए हाइपोहेलस एसिड से, आप समझ जाइएगा दोनों का प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, एक तरफ आपका हेलोजन आ जाएगा और दूसरी तरफ आपका OH आ जाएगा। तो ये रिएक्शन किस नाम के अंदर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। दोनों के प्रोडक्ट सेम बनते हैं। फोर्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। एल्कीन पे जब भी हाइड्रेशन किया जाता है एसिडिक मीडियम में, तो ये टिपिकल क्लासिकल कार्बोनिक आयन से होने वाली रिएक्शन है और एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। मान लीजिए मुझे एसिडिक मीडियम में, या यूं कहूं डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन दे दिया जाए, तो फिर वाटर का एडिशन किस तरह से होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक के साथ लगाएंगे H और दूसरे के साथ क्या लगा देंगे OH, और आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि होगा एल्कोहल। जहां तक इस रिएक्शन का सवाल है, आप जानते ही हैं मैकेनिज्म किस तरह की है, कि पहले स्टेप में
हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना। फिलहाल जो कैटलिस्ट का काम करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करी, H को यहाँ जोड़ा और आपके पास में एक कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। ये तो बाय चांस मैंने कोई ग्रुप नहीं लगा रखा है। अगर एक कार्बोनियम आयन अपने आप को और ज्यादा स्टेबलाइज करना चाहेगा तो आपने करना है। फिलहाल ये कार्बोनियम आयन जो बनेगा, अगले स्टेप में आपका जो वाटर आएगा न्यूक्लियोफाइल, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब वो इसके ऊपर अटैक करेगा तो OH2, जब भी ऑक्सीजन का लोन पेयर काम आ जाता है, इसको हम कौन सा चार्ज देते हैं, प्लस, और ये आपका H लगा हुआ ही है, ये 2 बॉन्ड आपके खाली हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर O पे प्लस चार्ज हो तो क्या उस O का जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक नहीं होता? क्या ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अगर O को देकर H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। इस तरह से रिएक्शन होती है। तो जिस H प्लस को आपने फर्स्ट स्टेप में अटैच किया था, वही H पॉजिटिव आयन अगले स्टेप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ H प्लस किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। अल्टीमेटली जो रिएजेंट है वो H2O है, इसका एक H एक तरफ और दूसरा OH आपने दूसरी तरफ जोड़ना है, इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। फिफ्थ रिएक्शन में हम बात करते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन जब भी एल्कीन पे आएगा बहुत केयरफुली आपने करना है, क्योंकि या तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में देगा और या ये डाइल्यूट फॉर्म में देगा। देखते हैं कैसे रिएक्शन होती। अगर मैं किसी एल्कीन पर सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करता हूं तो 2 तरह से आपने रिएक्शन को समझना है। एक तो ये कंसंट्रेटेड हो तो क्या करना है, और एक ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में दे देगा तो आपने प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। आ जाइए, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है तो आपने एक तरफ लगाना है H और एक तरफ लगाना है OSO2OH, यानी कि जो आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक सिंपल एडिशन रिएक्शन की, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा, H प्लस में और OSO2OH माइनस में। एक तरफ H प्लस लगा दिया, एक तरफ OSO2OH माइनस लगा दिया। लेकिन अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेते हो, इसका काम बिल्कुल वही है जो अभी आप कर चुके हो, कि एसिडिक मीडियम में जब भी हाइड्रेशन करते हैं तो वही स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूटेड केस में फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव अटैक करेगा, अब सेकेंड स्टेप में आपके पास 2 न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इसके आयनाइजेशन से बनेगा HSO4 माइनस, और नो डाउट वाटर तो है ही। जब भी डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया जाता है कोई भी एसिड, उसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है, वाटर। नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं करता, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आयन वाटर से हाइड्रेट होने के कारण उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए इस बार जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें H के साथ में कौन आएगा, OH आएगा। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन दिया होता है, बच्चे बहुत बार गलती करके आते हैं कि सर मेरे को तो H2SO4 का दे रखा था, मैं एक तरफ H करके आ गया और एक तरफ OSO2OH कराया। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। जब भी डाइल्यूटेड फॉर्म में H2SO4 दिया होगा, आपने SO4 को नहीं जोड़ना, आपने किसको जोड़ना है, वाटर को, H और OH को ऐड करना है। 6th रिएक्शन है एडिशन ऑफ NOCl। इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डन्स रिएजेंट भी कहा जाता है। बच्चों, जब भी टिल्डन्स रिएजेंट की रिएक्शन आप करोगे तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल ही नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन के थ्रू होती है, जिसमें पहले NO अटैच करके आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी, उसके बाद में ऑपोजिट साइड से जब Cl का अटैक होता है तो एक एंटी एडिशन के थ्रू आपको एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए इस एल्कीन पर आपने NOCl को अटैक करवाया, यहाँ तक ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना है, तो बस नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन के थ्रू आपने NO और Cl को एक दूसरे के ऑपोजिट जोड़ना है। 7th रिएक्शन में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। ऐसे कंपाउंड्स जो 2 हैलोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। क्वाइट नेचुरल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव पार्टिकल का काम करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव पार्टिकल का काम करेगा। आ जाइए, अगर मैं एल्कीन पर सपोज ICl का अटैक करवाता हूँ, आयोडीन क्लोराइड बोलते हैं इसको, तो इसका I वाला पार्ट होता है पॉजिटिव और Cl वाला पार्ट होता है नेगेटिव, तो ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन के थ्रू
रिएक्शन होती है और आपका I और Cl ट्रांस पोजीशन पर या एंटी पोजीशन पर इस तरह से अटैच हो जाते हैं। 8th नंबर पे मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसे बोला जाता है HBO मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस मेथड में पहले BH3 के एडिशन से एक कंपाउंड बनता है और फिर उसके ऑक्सीडेशन से फाइनली हमें किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कोहल्स की। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आइए देखते हैं। अगर मैं एल्कीन पर फर्स्ट स्टेप में BH3 और सेकेंड स्टेप में H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव लेता हूं तो मुझे मिलता है CH2 एक तरफ OH और एक तरफ H। इस रिएक्शन की खासियत यह है कि इसमें OH हमेशा टर्मिनल कार्बन एटम से जोड़ना होता है। यहाँ तो मैंने कौन सा कंपाउंड लिया है, इथीन। यहाँ तो एक ही बात है, टर्मिनल दोनों एक टर्मिनल ही है। अगर मैं प्रोपीन का यूज भी करता सेम रिएजेंट्स के सेट लेकर, तो फिर मैं और क्लियर कर पाऊंगा आपको। उस केस में OH कोने पे लगेगा, H लगेगा बीच में, तो एक तरह से जो इसका प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रोडक्ट को लगाने का जो पैटर्न है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल से आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये टर्म उतनी सही नहीं है एंटी मार्कोनिकोव, इससे इस तरह की फीलिंग आती है कि मार्कोनिकोव का कुछ एक्सेप्शन है, नहीं, इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल ही अलग होती है। तो बस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोल देते हैं कि जब आप एल्कीन पर वाटर का एडिशन करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो OH लगता है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, और जब आप HBO मेथड के थ्रू OH लगाते हैं तो लगता है उसके ऑपोजिट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल। बाकी इसमें मैकेनिज्म वाइज कोई सिमिलरिटी नहीं है। OH को आपने कोने में लगाना है। इस रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आइए देखते हैं। इस रिएक्शन में जब हम फर्स्ट स्टेप में, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करूं आपसे, तो फर्स्ट स्टेप में BH3 इस तरह से इस पर अटैक करता है, BH2। बच्चों आप जानते हैं ना कि जो बोरेन्स होते हैं इनको बोलते हैं बोरेन। जब भी बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, आप जानते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में इधर करता हूं तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज होगा, इनके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन कौन बनाएगा, इससे बोरोन। और ये जो H है, ये क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोरोन से ज्यादा होती है, तो ये इस कार्बन से जुड़ सकता है। यानी कि एक तरह से मैं कह रहा हूं ये पार्शियल नेगेटिव है और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव से बॉन्ड बना लिया और नेगेटिव ने पॉजिटिव से। तो इस तरह से जब इनके बीच की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, जिसमें ये दोनों बॉन्ड तो फॉर्म होंगे और ये जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, ये वाला जो भी मैंने पूरा नहीं तोड़ा है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो ये वाले बॉन्ड फॉर्म होंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इनके वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट टूटेगी क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ दीजिए, गया डबल बॉन्ड। ये हो गया BH2, इसके बॉन्ड को भी तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को भी तोड़ दीजिए, तो बन जाएगा H। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 BH2। वही था ना, CH3 CH2 BH2। इसको बोलते हैं मोनो एल्काइल बोरेन, इसको बोला जाता है मोनो एल्काइल बोरेन। अगर मैं यही रिएक्शन 2 मोल और प्रोपीन के साथ कर दूं, यानी कि 2 बार और रिपीट कर लूं, अगली बार फिर ऐसा ही होगा, इसका H और इसका BH वाला पोर्शन, अगली बार फिर ऐसा ही होगा। तो जब 3 बार रिएक्शन हो जाती है तो यू कैन इमेजिन
ट्राई एल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको बोलते हैं टैब, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, जिसमें हाइड्रोजन भी लगा है और बोरोन भी लगा है, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। सेकेंड स्टेप में जब हम इस केमिकल को ट्रीट करते हैं H2O2 और OH नेगेटिव के साथ में, जब हम इसे ट्रीट करते हैं H2O2 और OH नेगेटिव के साथ में, तो फाइनली हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे अगले स्टेप में क्या होगा, आप लोगों ने ट्राई एल्काइल बोरेन बना रखा है, तो CH2CH3 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 ये बना रखा है। अगले स्टेप में HOOH बेसिक मीडियम में यहां से H प्लस निकालेगा, तो क्या बन जाएगा HOO नेगेटिव, ये अलग हो गया और वाटर आपका फॉर्म हो गया। ये जो रेडिकल, ये जो आयन है, ये इस पर अटैक करता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, और जब अटैक करता है तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा C2H5 लिख देता हूं एक बार, B C2H5 लिख देता हूं एक बार, और ये बन जाएगा आपका B के साथ में OOH और ये C2H5। जैसे ही OH नेगेटिव बाहर निकलेगा, ये C2H5 इस पर अटैक करता है पीछे से, और उसके बाद में C2H5 B C2H5 और O के साथ में C2H5, और क्या निकल जाता है OH माइनस आपका निकल जाता है। अब इसी स्टेप को अगर मैं दो बार और रिपीट कर दूं, यानी कि अगर मैं दो बार और H2O2 OH नेगेटिव कर दूं, तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों OC2H5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख लीजिए, ये तीनों के तीनों OC2H5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पिछली बार ट्राई एल्काइल बोरेन था, इस बार ट्राई इथॉक्सी बोरेन हो जाएगा आपका। और जैसे ही ये जो कंपाउंड बनेगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर देख लीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, C2H5O थ्राइस B। फिर ये जब हाइड्रोलाइज होगा, आपको बताइए, यहां आएगा H, यहां आएगा OH, तो 3 H और 3 OH जब इससे जुड़ेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, 3 मोल इथेनॉल और साथ में बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू हम फाइनली क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, और OH कहां लगता है, कॉर्नर वाले कार्बन से अटैच करता है। 9th रिएक्शन में हम बात करते हैं OMDM मेथड की। इसे बोला जाता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी HBO की तरह 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सी मर्क्यूरेशन होता है और अगले स्टेप में डीमर्क्यूरेशन होता है। आइए इसको भी सीखते हैं। अगर मैं एल्कीन पर फर्स्ट रिएजेंट का सेट है HgOAc ट्वाइस इन THS, और क्योंकि वाटर मीडियम है स्लैश वाटर कर दिया, और सेकंड स्टेप में मैंने रिएक्शन करवानी है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। क्या होता है ध्यान से सुनेगा, इस रिएक्शन में भी जुड़ेगा तो वाटर ही, 3 रिएक्शन में वाटर ही जोड़ा मैंने। चाहे मैं H2OH पॉजिटिव करूं तो भी वाटर जोड़ना है, चाहे HBO करूं तो भी वाटर जोड़ना है, और चाहे OMDM करूं तो भी वाटर जोड़ना है। HOH 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 कैसे जोड़ना है ये डिफरेंट है बस। आइए देखें। तो जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो एक के साथ H जुड़ता है, एक के साथ OH जुड़ता है। इस रिएक्शन में खास बात याद रखने की है कि इसमें इन दोनों का जो ओरिएंटेशन होता है वो अपोजिट होता है। यानी कि यहां पर जो अटैक होगा वो कैसा अटैक होता है, एंटी। यहां का एडिशन होता है किस तरह का होता है, एंटी एडिशन होता है। तो खास बात है क्या है इस रिएक्शन की, इसमें जो OH वाला पोर्शन आता है वो तो आता है वाटर से,
H वाला पोर्शन आता है वो किससे आता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मैं HBO मेथड की भी बात कर रहा हूं, मैं OMDM की, दोनों की बातें एक साथ कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो दोनों में ही कौन जुड़ेगा? H और OH, दोनों में। दूसरी बात, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल से जोड़ना है, इसमें मार्कोनिकोव रूल से जोड़ना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई फ्री कार्बोनियम आयन नहीं बनता, इसमें भी कोई फ्री कार्बोनियम आयन नहीं बनता, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आप जानते हैं जब कार्बोनियम ही नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट होने के कोई चांसेस नहीं है, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसमें खास बात है, इस रिएक्शन में जो H और H जुड़ते हैं वो एक ही तरफ जुड़ते हैं, लेकिन इसमें जो जुड़ते हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट जुड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, HBO मेथड में जो H आता है वो किससे आता है? BH3 वाले H आता है। और जो OH आता है वो कौन सा होता है? H2O2 OH माइनस वाला आता है। एक ही बात, ये भी H2O2 OH, ये भी H2O2 OH। मान लीजिए यहां पर 6 पॉइंट में जो H आता है वो कहां से आता है? NaBH4 से आता है। और जो OH आता है बच्चों वो सोलवेंट वाला होता है, वो आता है वाटर से। ये छठा पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिहाफ पर आपसे कई बार प्रोडक्ट पूछेगा तो जिन बच्चों को ये लास्ट छठा पॉइंट आएगा वही स्टूडेंट्स को सोल्व कर पाएंगे। आ जाइए, एक दो छोटी छोटी रिप्रेजेंटेशन बना के आपसे पूछता हूं। सपोज मैंने आपको एल्कीन दी, ये मेरी एल्कीन है, और इस एल्कीन से मैं हाइड्रेशन करवाऊंगा तीनों तरह से। एक एसिडिक हाइड्रेशन के थ्रू H2OH पॉजिटिव, एक HBO मेथड के थ्रू, और एक OMDM। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए मैं काम करता हूं, HBO मेथड में BH3 की जगह ले लेता हूं BD3, और सेकेंड स्टेप में जो आप लेते हो H2O2 उसकी जगह ले लेता हूं, चलो H2O2 ले लेते हैं, कोई बात। OMDM में भी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। OMDM में मैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, ये तो THF में आता ही है, THF का मतलब क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। ये किस में यूज आता है? ये मर्क्यूरिक एसिड को डिसोल्व करने का काम आता है। वाटर, और वाटर की जगह पर इस बार मैं ले रहा हूं H2O16, आइसोटोपिक ले लीजिए, H2O18 ले लीजिए। और सेकेंड स्टेप में मैं NaBH4 की जगह पर NaBT4 ले रहा हूं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ना, ट्रिटियम, वो ले लिया मैंने। अब कैसे कैसे करना है तीनों रिएक्शंस को? इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? पहले बेस्ट कार्बोनियम बनाइए, उस कार्बोनियम के ऊपर इस H2 का OH अटैच कर दीजिए। यही रिएक्शन मैंने करवाई थी, तो मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकता हूं। बताइए, ये जो प्रोडक्ट बना है अल्कोहल वाला, क्या ये रीअरेंजमेंट के बाद नहीं बना क्या? यस, क्योंकि इसमें कार्बोनियम आयन बनता है। जहां जहां कार्बोनियम आयन बनता है वहां वहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंजमेंट के बाद में बनेगा। लेकिन ये तो दो रिएक्शंस है, प्लीज आना। HBO में मैंने बोला बस सिंपली कार्बोनियम तो बनता नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़िए, एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ेंगे? कोने वाले कार्बन पर, और पॉजिटिव पार्ट कहां जोड़ेंगे? बीच वाले कार्बन पर। आ जाइए, अगर मैं इसका बनाता हूं प्रोडक्ट CH3C CH3CH CH2 बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने। और क्योंकि HBO मेथड में जो OH आता है वो कहां से आता है बेटे? ये वाला, ये बोलो तो ये बोलो, एक ही बात है। और H कहां से आता है? बोरोन वाले से। तो यहां तो आ जाएगा OH, और यहां आ जाएगा क्या? H की जगह क्या आ जाएगा? D। तो ये अंतर होता है दोनों प्रोडक्ट्स में, देख लीजिए आप अच्छे से। जहां तक OMDM का सवाल है, फिर वही बात है, रीअरेंजमेंट तो इसमें भी नहीं होगा, उधर सर आएगा नहीं, नीचे लिख रहा हूं,
रीअरेंजमेंट तो उसमें भी नहीं होगा। तो बॉन्ड तो आपको यही तोड़ना है, ये वाला, लेकिन मार्कोनिकोव से जोड़ना है उसको। मार्कोनिकोव का क्या कहता है, OH वाला पार्ट यहाँ आएगा, H वाला पार्ट यहाँ आएगा। अब देख लो क्या इसमें OH है, क्या है तो सही, लेकिन O कौन से वाला है, 18 वाला है। तो ये O 18 वाला O कहाँ लगेगा बेटे, बीच में। और H कहाँ से आता है, H आता है ये वाला सोडियम बोरोहाइड्राइड से। मैंने H लिया ही नहीं, मैंने तो एक्टिव लिया है। तो क्या H की जगह पर इस कंपाउंड में T को नहीं जोड़ोगे क्या आप लोग, ऐसे। तो बिल्कुल आराम से आप देख लो, तीनों में ही मैंने वाटर को ही ऐड करा है, लेकिन सब में अलग अलग तरह से किया है। क्योंकि फर्स्ट केस में पहले कार्बोनियम बन के OH लगेगा, सेकंड केस में डबल बॉन्ड को तोड़ के एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू लगेगा, और थर्ड केस में डबल बॉन्ड को तोड़ के मार्कोनिकोव के थ्रू हम H और OH को जोड़ते हैं। 10th इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ओजोनोलाइसिस। जब भी किसी एल्कीन पर हम ओजोन का एडिशन करवाते हैं, ओजोन ली जाती है CCl4 मीडियम में, तो पहले स्टेप में बनता है बच्चों एक साइक्लिक ओजोनोइड। पहले स्टेप में बनता है एक साइक्लिक ओजोनोइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक ओजोनोइड, ओजोनोइड। अब इस ओजोनोइड का हम दो तरह का ओजोनोलाइसिस करवा सकते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओजोनोलाइसिस में पूरा वीडियो है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे पहली बार में H2O से, और सेकेंड बार में जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हम बस वाटर से ही ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंड स्टेप में जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड से नहीं करते। पहले मैं बताता हूं इनमें प्रोडक्ट में क्या अंतर बनेगा, फिर मैं बताऊंगा इनका रोल क्या है। मान लीजिए आपने इस ओजोनाइड को ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक करना है, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड तो ये रहा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और यहां पे भी दूसरा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, तो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके बन जाते हैं। दो क्या बन जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स। किसमें, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में। और अगर आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हो तो ये एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कीटोन होगा तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीजन नहीं होता, तो कीटोन में ही रह जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। समझते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है प्रोपीन, मैंने एक एल्कीन है प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन ओजोन से करवाई, या डायरेक्ट लिख देता हूं एक ही बार में। तो फर्स्ट लिख लीजिए O3 इन CCl4, तो वाटर में डिजोल्व नहीं होती ओजोन। और सेकंड स्टेप में आप लिख लीजिए H2O, और साथ में ले लीजिए जिंक। या फर्स्ट स्टेप में ओजोन का एडिशन करवाकर सेकेंड स्टेप में आप जिंक नहीं लीजिए, H2O प्लस कर देता हूं एक बार, H2O प्लस जिंक, और जिंक के स्लैश में डाइमिथाइल सल्फाइड। पहले मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं क्या बनेंगे, फिर मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको। तो प्रोडक्ट बनाने की क्या ट्रिक है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए, आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, और जो दो टुकड़े बनेंगे उन दोनों टुकड़ों पे कॉर्नर पर डबल बॉन्ड O जोड़ दीजिए। जैसे कि CH3CH, ये आपने तोड़ दिया बीच में से, एक टुकड़ा ये बनेगा, एक टुकड़ा ये बनेगा। तो एक डबल बॉन्ड हो यहां जोड़ दो, एक डबल बॉन्ड हो यहां जोड़ दो। बोलिए क्या बड़े आराम से आप इसके एल्डिहाइड कीटोन क्या बनेंगे निकाल सकते हो।
किसके अंदर? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में। तो मैंने देखा कि एक तो बन गया एसिटाल्डिहाइड, और एक बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडेटिव करता हूं तो मैंने आपको बोला इसको ऑक्सीडाइज कर दो। बताने की जरूरत नहीं है कि एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता तो है फॉर्मिक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर, ऑक्सीडाइज होकर किसका मिक्सचर देता है? CO2 एंड वाटर। तो जब भी ओजोनोलाइसिस में एक मेंबर फॉर्मल्डिहाइड बनता हो रिडक्टिव के अंदर, तो ऑक्सीडेटिव में आपने उसकी जगह पे फॉर्मिक एसिड नहीं बनाना, जबकि उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? CO2 एंड वाटर में। ये तो बात होगी प्रोडक्ट क्या बनते हैं। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्यों बनते हैं इस तरह के। बच्चों, फर्स्ट स्टेप में जब आप ओजोनोलाइसिस करते हो, मतलब सॉरी ओजोन का एडिशन करते हैं, तो H2O क्या करता है? यहां पर इस ऑक्सीजन को निकालकर बना लेता है H2O2। यहां लिख रहा हूं मैं साइड में। H2O का काम तो बिल्कुल क्लियर है। H2O इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है H2O2। H2O2 फॉर्म कर देता है। अब अगर, और ये कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपने इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुछ किया नहीं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग क्या करेगा? बनने वाले प्रोडक्ट को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और अगर आपने इसका काउंटर करने के लिए कोई केमिकल मिला दी, जैसे जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड, वो क्या करते हैं? आ जाइए। जिंक क्या करेगा? इस H2O2 को रिड्यूस कर देगा और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करने की काम आती, उसको आपने एक तरह से कंज्यूम कर लिया। डाइमिथाइल सल्फाइड भी यही काम करता है। बनने वाले H2O2 को अगर मैं डाइमिथाइल सल्फाइड से ट्रीट करता हूं, तो बन जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और वाटर। उधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूं वाटर। तो यानी कि आपने H2O2 को काउंटर करने के लिए, खत्म करने के लिए दो बंदे भेज दिए। उन एक बंदे का नाम था जिंक और दूसरे बंदे का नाम था डाइमिथाइल सल्फाइड। इन्होंने H2O2 को डिकम्पोज कर दिया, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहेगा तो फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन का नहीं बनेगा। लेकिन सेकेंड स्टेप में आपने ना तो जिंक लिया, ना आपने डाइमिथाइल सल्फाइड लिया, यानी कि H2O2 तो बनेगा, और बनते ही वो बनने वाले पहले वाले बनने वाले प्रोडक्ट को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। इसलिए एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं? एसिड। फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? पहले फॉर्मिक एसिड, जो कि डिकम्पोज होकर CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको केमिकल्स दे रखे हो, आप ध्यान से देखिएगा, H2O ही दिया हुआ है खाली, या H2O के साथ जिंक भी दिया हुआ है। अगर H2O ही दिया हुआ है खाली, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। और अगर उसके साथ में जिंक दिया हुआ है, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करके उसको छोड़ देना। ओजोनोलाइसिस में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मुझे एल्कीन दी गई है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मुझसे इसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस दोनों के प्रोडक्ट पूछे। मैं केमिकल नहीं लिख रहा, आपको आते ही। क्या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जो आपका प्रोडक्ट बनता है, एक डबल बॉन्ड ये तोड़ दिया आपने, एक डबल बॉन्ड ये काट दिया बीच में से, इधर लगाया O, इधर लगाया O, तो क्या आपका जो प्रोडक्ट बना रिडक्टिव में बना एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। इसको जब मैं ऑक्सीडेटिव करूंगा तो इससे बन जाएगा क्या? CH3CO, और इस H की जगह पर ट्रिक बता रहा हूं, OH कर दीजिए बस। और फॉर्मल्डिहाइड का मैंने बोला हुआ है आपको, डायरेक्ट क्या बनाना है? CO2 एंड वाटर। तो इसके तीन प्रोडक्ट बनाने, एक एसिटिक एसिड, एक CO2 और एक वाटर। मतलब रिडक्टिव में ये दोनों और ऑक्सीडेटिव में ये तीनों। पहला एग्जांपल है
सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको ये वाली एल्कीन देता हूं तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव में क्या करोगे, आ जाइए। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आपको, ये डबल बॉन्ड O टूट गया और ये बन गया O डबल बॉन्ड CH3। अब ये कीटोन है बच्चों, आपको बताइए H2O2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मॉडरेट टाइप का एजेंट है। और कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करना हो कीटोन का, तो आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना, ये कीटोन एज इट इज कीटोन ही बनी रहेगी, क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते नॉर्मल एजेंट्स के थ्रू। हाँ, ये हो सकता है ऑक्सीडाइज, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है, O डबल बॉन्ड C OHCH3, तो एक बन जाएगा आपके पास में एसिटिक एसिड, और प्रोपेनोन जैसे ही बनी थी एज इट इज आपकी बाहर आ जाएगी। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या हुए, कीटोन और एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेटिव के क्या हुए, कीटोन तो कीटोन में ही रहा और एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, एसिड के अंदर। तीसरा एग्जांपल, अगर मैं आपको देता हूं साइक्लोहेक्सीन, एक बार रिडक्टिव भी पूछ लेता हूं, क्या करोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे, तोड़ दीजिए। जब आप बॉन्ड को तोड़ोगे, नीचे लिख रहा हूं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जब आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आई थिंक यही प्रोडक्ट बनाएंगे। भाई मैंने बोला डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये कर दिया ब्रेक, कोने पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये CHO इस कोने पे, ये CHO इस कोने पे, ये कौन सा कंपाउंड है, आइए, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, क्या ये CHO 1 2 3 4 5 6 और CHO 1 पे भी CHO, 6 पे भी CHO, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेक्सेन 1,6 डाइअल, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी अगर आप साइक्लोहेक्सीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो अगर फोर्थ एग्जांपल में मैं आपको किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दे दूं तो क्या करोगे, अगर मैं आपको फोर्थ एग्जांपल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड दूंगा तो क्या करोगे, आइए, मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूं साइक्लो डाइईन, और मैं आपको पांचवें एग्जांपल में इस तरह से भी दे सकता हूं। प्रैक्टिस है सारी, जितनी प्रैक्टिस आप कर पाओगे। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, अगर मुझसे पूछा जाता है साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बता रखा है क्या करूंगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया आपने, ये लो जी, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दिए, क्या करूंगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा देता हूं। अब ये दो टुकड़े हो गए बच्चों, इसके दो टुकड़े हो गए ऐसे करके, तो क्या ये CH2 कोने पे CHO CHO, ऐसे यही CH2 कोने पे CH2 CHO, तो क्या मेरे को 2 मोल CH2 CHO ट्वाइस के मिल जाएंगे। 2 मोल किसके मिलेंगे बच्चों, ये देखो ऊपर वाला आप कह रहे हो CH2, ये रहा, इसके इधर भी CHO, इसके इधर भी CHO, प्लस ऐसे ही नीचे वाला CH2, ये वाला, इसके इधर भी CHO, इसके इधर भी CHO, तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट आपको मिल जाए। और अगर मैं इसका करता हूं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अपने आप करिए इसको, जब आप इसको अपने आप करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तोड़ दीजिए इसको, इसको तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए बीच में से, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये टुकड़ा हो गया बीच में से अलग हो गया, देखो
ये वाला क्या बना, CHO CH2 CH2 CHO, CHO CH2 CH2 CHO, दिख रहा है आपको, CHO CH2 CH2 CHO, और ये क्या बन गया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इसका क्या नाम होता है, ग्लाइऑक्सेल, याद कीजिए, इसका नाम होता है ब्यूटेन, बोलिए 1,4 डाइअल, 1 पे भी अल है, 4 पे भी अल है, ब्यूटेन 1,4 डाइअल। और लास्ट, अगर मैं आपको बेंजीन को भी ब्रेक करके दिखाऊं, बहुत बार पूछा जाता है बेंजीन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट, अब ये आप डायरेक्ट कीजिएगा अपने आप। कैसे कैसे तोड़ूंगा, एक तोड़ूंगा यहां से, एक तोड़ूंगा यहां से, एक तोड़ूंगा यहां से, और सभी टुकड़ों के साथ में डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O को जोड़ूंगा। तो 3 टुकड़े कौन से निकलेंगे, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, CHO CHO, ध्यान से देखिएगा, CHO CHO 1, CHO CHO 2, CHO CHO 3। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से मुझे 3 मोल CHO CHO यानी कि क्या मिलेगा, ग्लाइकोजेन मिलेगा। 3 मोल क्या मिलेगा मुझे, ग्लाइकोजेन मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी एल्कीन्स है जिनको हम तोड़ तोड़ के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर मैं पॉलीइन्स की बात करता हूं, 7th एग्जाम्पल, तो मैंने ये ब्यूटाडाइन लिया, डाइन ले लेता हूं एक बार। अगर मुझे कहा जाए कि इसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बताइए, चलिए, तो जब ये टूटेगा O O, ये CHO CHO बन गया, तोड़ दीजिए, आ जाइए तोड़ लीजिए, ये तोड़ दिया बीच में से, ये भी तोड़ दिया बीच में से, तो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, तो ये तो हो गया ग्लाइकोजेन, ये फॉर्मेल्डिहाइड और वो भी फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको मिल जाएगा 2 तो बन जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड और एक मिल जाएगा ग्लाइकोजेन CHO CHO। तो 7 एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि ओजोनोलाइसिस के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, और अगर मैं फर्दर ऑक्सीडाइज करवाऊं तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगली रिएक्शन है एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सी ग्रुप का मतलब साइक्लिक ईथर को हम इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। जब भी हम एल्कीन की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एक तरह से एपॉक्सी एल्केन बोलते हैं बच्चों, इसको एपॉक्सी एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। इसी तरह हमने इसका हाइड्रोक्सिलेशन भी सीखना है। हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एल्कीन पर 2 रिएजेंट याद रखिएगा, एक को बोलते हैं बेयर रिएजेंट, एक को बोलते हैं बेयर रिएजेंट। क्या होता है बेयर रिएजेंट, आ जाइए, कोल्ड डाइल्यूट यानी कि 1% केवल KMnO4 के सॉल्यूशन को बोलते हैं बेयर रिएजेंट। क्या करता है बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट जब एल्कीन से रिएक्शन करता है तो सिन मैनर में 2 OH ग्रुप अटैच करता है। क्योंकि इनको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं तो इस रिएक्शन को किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। पर याद रखिएगा ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन का एग्जांपल, यानी कि दोनों OH एक ही तरफ जोड़ने हैं आपने। अगर आपको मैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन का एक और एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल आता है सिन का ही, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में। इसको हम ट्रीट करते हैं और सेकंड स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव, तो ये भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाता है
कि दोनों के दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिन मैनर में एक दूसरे से जुड़, मतलब कार्बन से जुड़ जाते हैं। इन दोनों रिएक्शंस में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, जैसे इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। और क्योंकि वो साइक्लिक फेज जब टूटेगी तो दोनों के दोनों OH ग्रुप कहाँ आते हैं, एक साथ ही अटैच करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आपकी वेट कर रही है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप में किसी पर एसिड को यूज करके फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, सपोज एसिडिक मीडियम में, तो फिर आपके पास में जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो एंटी मैनर में करना है। तीनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड ले ले या बे रीजन ले ले तो सिन मैनर में OH लगते हैं। और अगर आप पर एसिड ले लो, कई बच्चे कहते हैं पर एसिड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड या ऐसे एसिड जिनमें O सिंगल बॉन्ड O होता है, उनको हम पर एसिड कहते हैं। जैसे एक दो पर एसिड लिख के दे रहा हूं। पहला पर एसिड है पर फॉर्मिक एसिड, ये देखिए ये वाले लिंकेज क्या बोलते हैं इसको, पर फॉर्मिक एसिड। पर फॉर्मिक एसिड CH3COOOH क्या बोलते हैं इसको, पर एसिटिक एसिड। वो सारे C6H5COOOH, ये OO बॉन्ड को देखना बस आपको, पर बेंजोइक एसिड। और एक एसिड बार बार आपके सामने आ सकता है इस नाम से, बहुत इंटरेस्टिंग है। H2SO5 भी आ सकता है, कैरो एसिड। इसका नाम होता है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो पर एसिड अगर आपके सामने आएंगे, कैरो एसिड भी आ सकता है, क्या नाम है इसका, कैरो एसिड। पहचान लीजिए इन 4-5 को, इनमें से कोई भी आएगा और उसके बाद आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें भी क्या होता है, ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन होता है। एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको, इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब एपॉक्सी एल्कीन बनने तक का स्टेप होता है, उसे बोलते हैं प्रिलेस्टेव रिएक्शन। और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है, उसका हाइड्रेशन हो जाता है। आइए थोड़ा सी बात करते हैं। अगर मैं रिएक्शन नंबर 13 में डालता हूं प्रिलेस्टेव रिएक्शन को, क्या होती है प्रिलेस्टेव रिएक्शन और किस तरह से रिंग ओपनिंग होती है, दोनों चीज सीखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आ जाइए, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर 13 की, तो मैं लिखवा रहा हूं प्रिलेस्टेव रिएक्शन। प्रिलेस्टेव रिएक्शन, जब भी आप किसी एल्कीन पर एसिड, सपोज मैंने ट्राईफ्लोरो पर एसिडिक एसिड का रिएक्शन करवाया, कोई भी पर एसिड हो, तो बेटे पहले स्टेप में पता क्या होता है, पहले स्टेप में एपॉक्सी एल्कीन बनते हैं इसमें, और ये फैशन होता है सिन। नेचुरल सी बात है, रिंग अगर बनेगी ये दोनों एक ही तरफ लगे हों। यहां तक की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिलेस्टेव रिएक्शन, यहां तक, इतने से। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूं एसिडिक मीडियम, या मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूं बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम। पहली बात तो जो ईथर्स होती है वो बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं करती, लेकिन साइक्लिक ईथर्स जिनमें रिंग के अंदर मेंबर 3 या 4 हो, रिंग के अंदर मेंबर 3 या 4 हो, वो एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन करती है और बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करती है। लेकिन दोनों ही रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म का टाइप है वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। एसिडिक मीडियम में जो ईथर की ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं बेटे रिंग ओपनिंग।
मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, साइक्लिक ईथर्स की रिंग ओपनिंग कैसे होती है। ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ही है। जब हम एसिडिक मीडियम में रिंग ओपनिंग करते हैं तो कैसे करना है आपने, इधर आइए। जब हम एसिडिक मीडियम में रिंग ओपनिंग करते हैं तो पहले स्टेप में मैकेनिज्म बता रहा हूं डायरेक्ट। पहले स्टेप में एसिडिक मीडियम का H पॉजिटिव इस पर अटैक करता है और ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है। ये देखिए बन जाएगी। जब O पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन दोनों पे इंड्यूस कर देगा। अगले स्टेप में, जो कि कंपैरेटिवली फास्टर स्टेप होता है, वाटर नीचे से अटैक नहीं कर सकता बेटे, क्योंकि नीचे तो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, या नीचे ये ब्लॉक है पोर्शन, तो वाटर अटैक कहां से कर सकता है, ऊपर से। तो या तो इस कार्बन पे कर सकता है या इसमें कर सकता है। अब यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, उस कार्बन पर OH2 का अटैक करवाना है जो कार्बोनियम बनने पर स्टेबल बनता। अब मैं बनता वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें फ्री कार्बोनियम कभी नहीं बनता। आपको बस इमेजिन करना है कि अगर ये वाला कार्बोनियम बनता तो बेटर होता, कि ये वाला कार्बोनियम बनता तो बेटर होता। बोलिए, आप कहोगे सर ये वाला बनता, क्योंकि ये सेकेंडरी है, इसके साथ CH3 का प्लस साइन भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, पर इसके साथ में ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो मैं OH2 के OH को यहां जोड़ूंगा बैक साइड से, और जैसे ही जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये बन गया प्लस, और ये अगर प्लस बन गया तो OH ने ऊपर से इस पर अटैक किया, ये लो भाई, ये खुल गया इधर से। बोलो भाई, ट्रांस उड़ गया, और ये H अगले स्टेप में, क्योंकि कैटलिस्ट है, -H पॉजिटिव निकल जाएगा, और फाइनली आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंटी पोजीशन पर लगे हुए दो OH। इसलिए मैंने इससे पहले वाले रिएक्शन में बोला था कि अगर आप पर एसिड से रिएक्शन करने के बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपके जो एंटी प्रोडक्ट बनते हैं, एक OH नीचे और एक OH कहां लगता है, ऊपर लगता है। वैलेंसी पूरी कर लीजिए H की, ये कार्बन की। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाते तो क्या होता, अगर आप यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाते तो क्या होता, आ जाइए। अगर यही रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में करवाते तो क्या होता, तो स्टेप बिल्कुल अलग है बेटे, बिल्कुल अलग स्टेप है। बेसिक मीडियम में क्योंकि हमारे पास OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये पहले अटैक करता है बैक साइड से, नीचे से तो कर नहीं सकता, ऊपर से करता है। जब ये अटैक करेगा तो क्वाइट नेचुरल है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना, तो आपका पहले स्टेप में क्या बनेगा, CH3 CH2 O नेगेटिव, और CH2 के साथ क्या जुड़ गया, OH। और उसके बाद में वाटर जब ऐड होगा तो वाटर का क्या चाहिए, इसको बस H चाहिए, तो जो फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव आया था इस स्टेप में बाहर निकल जाएगा और H प्लस यहां जुड़ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो प्रोडक्ट इधर OH और ऑपोजिट OH होगा। तो ऊपर से अटैक करेगा ना, ये ऊपर से जुड़ता है, ऐसे मान लीजिए ऊपर से जोड़ लो, ऊपर से आए, ऊपर से अटैक करता, तो है तो ये भी ट्रांस या एंटी मैनर में, ये भी किस मैनर में, एंटी मैनर में, लेकिन एक अंतर है दोनों में। वो रिएक्शन आपको देखनी है किस कार्बन पर अटैक करवाना है, जो कार्बन ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम बनने वाला था, और यहाँ की जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जब भी आपको साइक्लिक ईथर की रिंग ओपनिंग करनी हो तो मैकेनिज्म के स्टेप याद रखने हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या करना है और बेसिक मीडियम में क्या करना है। आ जाइए, अब अगर मैं बात करता हूं 14 रिएक्शन की, अब मैं बात करता हूं 14 रिएक्शन की, एडिशन ऑफ कार्बीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 14।
एडिशन ऑफ कार्बिन। अब कार्बिन भी दो टाइप की होती है भाई। अगर आपको मैं देता हूं सिंगलेट कार्बिन, कार्बिन की भी हमने खूब डिटेल वीडियो डाली हुई है, 2-3 रिएक्शन भी होती है कार्बिन की, हमने देखा हुआ है, आप वीडियो देख लेना। कार्बिन की रिएक्शन में अगर आपने सिंगलेट कार्बिन को यूज किया, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कार्बिन बनाने के लिए कौन सा केमिकल लेना होता है। आप सारे सुन लीजिए, अगर मैं कार्बिन CH2 डॉट डॉट से रिएक्शन करता हूं, तो अगर सिंगलेट कार्बिन लेते हैं तो सिस एल्कीन लेने पर आपका साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। 2 मिनट मैं कंपाउंड बता दूं, ये लीजिए, क्या बनता है, साइक्लो एल्केन लिख देता हूं, क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन, CH2 बीच में इंसर्ट कर जाता है। अब पॉइंट ये है कि सिंगलेट कार्बिन से जो रिएक्शन होती है वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, और हमने सबने सीखा हुआ है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन कौन सी होती, मतलब अगर आपने सिस टाइप की एल्कीन ली तो साइक्लोएल्केन भी कौन सी बनेगी बेटे, ओनली सिस, ट्रांस नहीं बनेगी। और अगर आपने एल्कीन ली ट्रांस तो साइक्लोएल्केन भी कौन सी बनेगी, ट्रांस ही बनेगी। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। समझ लीजिए, मान लो आपने लिया यहां CH3, ठीक है, तो यहां पर भी CH3 और H की पोजीशन वही रहेगी बेटे, यानी कि साइक्लोएल्केन भी इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आपने सिंगलेट कार्बिन की जगह पर ट्रिपलेट कार्बिन ली, कार्बिन दो टाइप की होती है, आप पढ़ना, उस वीडियो को देखना, ट्रिपलेट कार्बिन ली तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती, नहीं होती। उस केस में क्या होगा, साइक्लोएल्केन तो बनेगी, नो डाउट, साइक्लोएल्केन तो दोनों में बनेगी, पर क्योंकि रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सिस एल्कीन लेने पर साइक्लोएल्केन दोनों टाइप की बनेगी, सिस भी और ट्रांस भी, और ट्रांस एल्कीन लेने पर भी साइक्लोएल्केन दोनों टाइप की बनेगी, सिस भी बनेगी और ट्रांस भी बनेगी। ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। कार्बिन कैसे मिलेगी आपको, 4 केमिकल लिख के दे रहा हूं। कार्बिन कैसे मिलती है, अगर आपको दे दिया जाए CH2N2 और इसको हीट कर दिया जाए तो भी मिल सकती है कार्बिन, N2 गैस रिलीज हो जाती है। अगर आपको कीटीन दे दी जाए हीटिंग से, ये भी क्या बनती है, कार्बिन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की एल्केलाई से रिएक्शन, जब क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्शन करता है तो भी, मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं, टाइम कम है थोड़ा, CCl2 डॉट डॉट प्लस H2O Cl नेगेटिव, ये भी कार्बिन यानी कि डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। और एक आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप RLi की रिएक्शन CCl4 से कराते हो तो एक बन जाती है CCl2 डॉट डॉट, एक बन जाता है RCl और एक बन जाता है LiCl। तो ये 4 तरीके होते हैं कार्बिन को बनाने के। अब कई बच्चों को डाउट आता है, सर हमें कैसे पता लगेगा कार्बिन सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, बता देता हूं भी। अगर कार्बिन स्ट्रक्चर दे दे अगर आपको कार्बिन की और वैकेंट ऑर्बिटल दिखा रखा हो, सिंगलेट होती है। और अगर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वो क्या होती है, ट्रिपलेट। मान लो ये भी नहीं दे रखा, तो एक छोटा सा इसका फंडा ये है, इन रिएक्शंस में जैसे ही बनती है कोई कार्बिन वो सिंगलेट ही बनती है। अगर उसको टाइमली सबस्ट्रेट मिल जाता है रिएक्शन करने के लिए तो सिंगलेट बन के अटैक कर लेती है। पर अगर कोई सबस्ट्रेट नहीं मिले और थोड़ा टाइम हो जाए इसको बने हुए, तो सिंगलेट ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो कि ट्रिपलेट होती है उसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो
एग्जाम में कभी भी कार्बाइन के बारे में नहीं बताए, सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, तो अपने सिंगलेट मानते हुए इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर से ही करना है। रिएक्शन नंबर 15 रिएक्शन का नाम है डील्स-एल्डर रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है बच्चों। अभी आपको ज्यादा आपकी कोर्स में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है नहीं, ये डिग्री क्लासेस में ज्यादा पूछी जाती है। दो चार खास बात याद रखना, एक तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और दूसरा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग का और बॉन्ड फॉर्मिंग का स्टेप एक ही बार में होता है। ऐसे रिएक्शन को हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। तो अगर मैं ब्यूटाडाइन को इथीन से रिएक्शन करवाऊं तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट याद रखिए। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इनका बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो इनका बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है साइक्लोहेक्सीन। हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? साइक्लोहेक्सीन। क्योंकि ये इन से, ये इन है, ये डाइइन है, ये है ब्यूटाडाइन, आप देख पा रहे हैं, और ये है इथीन। जो एल्कीन से रिएक्शन करती है इसको बोलते हैं इनोफाइल। इनोफाइल, इन को पसंद करने वाला। ये डाइन से रिएक्शन करती है, इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। अब डील्स-एल्डर रिएक्शन की भी कुछ बातें खास याद रखनी जरूरी है। पहला पॉइंट मैंने बोल दिया, ये कैसी रिएक्शन है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। आपको सर क्या मतलब है इस बात का? मान लो ये दोनों ग्रुप आपके R1 R2 यहां जोड़ देता हूं, तो उसी मैनर में R1 R2 यहां भी जोड़ेंगे। ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका इन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसके साथ तो जुड़े होने चाहिए, जो इन है उसके साथ जुड़े होने चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और जो डाई इन है उसके साथ जुड़े होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तब इस रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। तो इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम डील्स-एल्डर रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन नंबर 16 की। बात करते हैं 16 रिएक्शन की, ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन। जब एल्कीन की रिएक्शन CO प्लस H2 के साथ में ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पर H और दूसरे कार्बन पर CHO जुड़ता है। आइए रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन CO प्लस H2 से करवाता हूं और इसमें ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डाइक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। इसकी जो एक्टिव स्पीसीज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बच्चों। इसकी जो एक्टिव स्पीसीज होती है वो ये होती है एक्चुअली, जो रिएक्शन को प्रोसीड करती है। रिएक्शन करने के बाद में डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक के साथ H लगा दीजिए, एक के साथ CHO लगा दीजिए। मैं वापस बोल रहा हूं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आने वाली बड़ी बेहतरीन रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल भी वैसे नहीं होती जैसे कई बुक्स में या कई बार हम बोल देते हैं कि इसमें H प्लस बनता है वो माइनस बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एक साइक्लिक मैकेनिज्म होती है, बहुत ज्यादा स्टेप्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। बस इतना सा सीख लीजिए।
अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर आपको दी होगी तो आपने CHO को कॉर्नर में और H को मिडिल में लगाना है, डबल बॉन्ड को तोड़कर, वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा जो अपोजिट होगा वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं प्रोपीन से, इसको मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव कुछ नहीं बोलूंगा, मैं केवल आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं ऑक्सो रिएक्शन का। तो याद रखिएगा बच्चों, जब मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें CHO कॉर्नर वाले कार्बन से जोड़ना है, और दूसरा भी बनता है इसमें, और अच्छी खासी क्वांटिटी में बनता है, लेकिन इसकी तुलना में ये बनता है कम, तो ये होता है माइनर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स बनाने में ऑक्सो मेथड को यूज किया जाता है। 17 रिएक्शंस की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 17th रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था एल्कीन एडिशन करती है। एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो एडिशन ही होती है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में एल्कीन सब्स्टिट्यूशन शो कर सकती है अगर इसका रिप्लेसेबल H एलाइलिक हो, या एरोमेटिक कंपाउंड में कहूं तो बेंजाइलिक हो। आ जाइए, अगर मैं प्रोपीन की रिएक्शन करता हूं क्लोरीन के साथ, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ना कि एडिशन होता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा देखते ही और यहाँ प्रोपीन देखते ही, प्लीज कीप इन माइंड बच्चे, गलती क्या करके आते हैं इन रिएक्शन में, यहाँ पे एडिशन कराते हैं ClCl का। एडिशन नहीं करना। अगर आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ है प्रोपीन, अगर आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ है प्रोपीन और क्लोरीनेशन कर रहा हो हाई टेम्परेचर पर, तो आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बनाना है, एलाइल क्लोराइड बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और प्रोपीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक और रिएक्शन आपको याद रखनी है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन वाया NBS, एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड। ये एक ऐसा केमिकल है जो केवल 2 रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली शो करता है। एक को बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एक को बोलते हैं बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि ये एलाइलिक हाइड्रोजन को या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस कर देता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको एलाइलिक हाइड्रोजन याद है ना, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और Br यहां आ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, एलाइल ब्रोमाइड। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड। मैंने वापस बोल रहा हूं, NBS के साथ जब भी रिएक्शन करनी हो तो एक तो एलाइलिक H को रिप्लेस करता है और एक बेंजाइलिक को करता है। बेंजाइलिक वाले भी करके दिखा देता हूं आपको। क्या ये टोलुइन नहीं है, टोलुइन? क्या ये वाला H बेंजाइलिक H है? याद कीजिए, बेंजाइलिक H कौन सा होता है, अगर इसकी रिएक्शन भी डिफ्यूज सनलाइट में NBS से की जाएगी तो क्या होगा, बेंजाइलिक H को ब्रोमीन से रिप्लेस कर देगा और बेंजाइल ब्रोमाइड की, जैसे पिछली बार एलाइल बना था, इस बार बेंजाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये मेनली एक तरह से 2 रिएक्शन आपको सब्स्टिट्यूशन में याद रखनी। अब हम बात करते हैं 18th नंबर रिएक्शन की, जो कि है आइसोमराइजेशन। जिस तरह से एल्केन AlCl3 की प्रेजेंस में आइसोमराइज हो जाती है और ब्यूटेन बन जाती है आइसोब्यूटेन, उसी तरह से एल्कीन भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन शो करती है। तो अगर मैं 1 ब्यूटीन को AlCl3 के साथ हीट करता हूं या एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ हीट करता हूं, तो ये 2 ब्यूटीन भी बना सकती है
और आइसोब्यूटेन भी आइसोब्यूटिलीन भी बना सकती है। इस रिएक्शन को इसका आइसोमराइजेशन कहते हैं। 1 ब्यूटीन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 2 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटिलीन। 19th नंबर रिएक्शन करते हैं, पॉलीमराइजेशन। जब भी हम एल्कीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, पॉलीमराइजेशन में 100 मॉलिक्यूल 150 मॉलिक्यूल, इनको जब हम ट्रीट करते हैं, एक कैटलिस्ट जरूर याद करवाऊंगा, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। जिग्लर-नाटा बहुत बार एग्जाम में पूछा था, व्हाट इज जिग्लर-नाटा। तो जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट क्या है? TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का एक मिक्सचर है जो कि इसका पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करता है और खूब सारे इथाइलिन के मॉलिक्यूल, सैकड़ों मॉलिक्यूल एक लाइन में जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम इथीन, और क्योंकि इसका पॉलीमर है इसको बोला जाता है पॉलीइथीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अगर मैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करता हूं, क्या क्या लेना है प्लीज ध्यान दीजिएगा। एसिडिफाइड K2Cr2O7 या हॉट कंसंट्रेटेड एल्केलाइन KMnO4, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं। तो क्या करना है आपने? तो आपने वही प्रोडक्ट बनाने हैं जो आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बनाए थे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन मत भूलिएगा KMnO4 अगर कोल्ड और डाइल्यूट होता है तो आप याद रखिए कौन सी रिएक्शन है? बेयर रिएजेंट वाली रिएक्शन। बेयर रिएजेंट क्या है? कोल्ड डाइल्यूट 1% KMnO4 की रिएक्शन है। और बेयर रिएजेंट टेस्ट क्या होता है वहां मैं बताने भूल गया आपको। बेयर रिएजेंट टेस्ट में एल्कीन की रिएक्शन जब भी बेयर रिएजेंट से करवाते हैं तो KMnO4 का जो वायलेट या पर्पल कलर होता है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन कौन से केमिकल बेयर रिएजेंट टेस्ट देते हैं जिनमें अनसैचुरेशन होता है? तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बेयर रिएजेंट है वो वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपने कंसंट्रेटेड लेना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? वही आंसर आएगा जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का आया था। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपकी एल्कीन में इस तरह की स्ट्रक्चर है, या अगर आपकी एल्कीन में इस तरह की स्ट्रक्चर है, या अगर आपकी एल्कीन में इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये तीन ही हो सकती है, यस और नो। या तो दोनों तरफ H हो, या एक R और एक H हो, या दोनों तरफ R हो। तो वही आंसर जो आपने वहां किया था, बोलिए ये तो एक तरह से किसमें कन्वर्ट होगा? CO2 वाटर में। ये किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH। और ये कीटोन में, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो इस ट्रिक के थ्रू आप बता सकते हैं किसी भी एल्कीन का अगर मैं करता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन, तो आपके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। अगर कोरोन में डबल बॉन्ड है तो CO2 वाटर, अगर CHR है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर दोनों तरफ R है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कीटोन की फॉर्मेशन होती है।